नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में, आपके अपने इस परिवार में। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। वो क्या है शुरुआत में? सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी के बारे में। और हिंदी में क्या बात जान रहे थे हम? हिंदी में जान रहे थे कि हिंदी की जो बेसिक चीज़ है वो क्या क्या है, वो फंडामेंटल क्या है, उन सारी बातों को। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, आपको इतना बता दें कि ये जो हिंदी की कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या, कि हिंदी क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और भाषा का ज्ञान होने के लिए हमें उसके व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण में क्या होता है साहब? व्याकरण में ये होता है कि उस भाषा, कोई भी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, कोई भी विश्व की कोई भी भाषा हो, हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, एक निश्चित व्याकरण होता है। उस व्याकरण का ज्ञान उस भाषा विशेषज्ञ, जिस भाषा का हमें विशेषज्ञ होना है, उसका व्याकरण हमें ज्ञात होना चाहिए। तो बात आती है हिंदी की। हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हम हिंदी बेल्ट में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल राजभाषा है। ठीक। अभी आपको बता दें, क्या हिंदी जो है हर परीक्षा में पूछी जाती है। जहाँ जहाँ भी हिंदी आती है उन सब में ग्रामर आता है। तो हम उसमें शुरुआत कर रहे हैं व्याकरण की। सबसे पहले क्या शुरुआत कर रहे हैं? व्याकरण की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे व्याकरण की। किसकी करेंगे? व्याकरण की। अब व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है मेरे भाई? व्याकरण में हमें यह पढ़ना है कि जैसे हम व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें किस चीज को पढ़ेंगे? व्याकरण में प्रमुखतः जो हमारी परीक्षा में पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? वो पूछा जाएगा वर्णमाला। क्या पूछेगा? वर्णमाला। मैं आपको एक दो शब्द की डेफिनेशन ये लिखा देता हूँ। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। व्याकरण किसे कहते हैं? तो मेरे भाई व्याकरण आप नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते हुए चलेगा। किसी भी भाषा का वह जो किसी भाषा की वह युक्ति या वह इकाई जिसके अंदर क्या हो, आपका उसका जो नियम, उस भाषा के नियम, उसकी ग्रामर व्यवस्थित क्रम में लिखी गई हो, सार्थक रूप से लिखी गई हो, उसे ही व्याकरण कहते हैं। सार्थक रूप से लिखे गए नियम, सार्थक रूप से लिखे गए, सार्थक रूप से लिखे गए नियम। क्या आप यहां तक की सारी बात समझ में आई? ये इसकी परिभाषा है। ठीक। अब हमें बात करना है किस बात की? ये तो इसकी हो गई सार्थक नियम वाली, लेकिन ये होते व्याकरण की। तो वर्णमाला किसे कहते हैं फिर? तो वर्णमाला भी आप समझ लीजिए। वर्णमाला किसे कहेंगे आप? वर्णमाला की मैं डेफिनेशन इधर लिख दे रहा हूँ। वर्णमाला की डेफिनेशन इधर लिख दे रहा हूँ। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसी भी भाषा में, चाहे कोई भी भाषा हो, उस भाषा, जो भी भाषा है, कि किसी भी तरह की कोई भाषा हो, उस भाषा में जो भाषा आप दे रहे हो वर्णमाला में, मतलब हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी हो, उसमें क्या है, किसी भी भाषा में जो वर्ण है, वर्णों के वर्णों के वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को क्या कहोगे आप? व्याकरण कहते हैं। व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसमें हमने जो आपको बताते हैं, जो व्याकरण के अंदर हम जानेंगे कि अक्षर क्या है। अक्षर क्या है? तो मेरे दोस्त, अक्षर हो या वर्ण हो, बात एक ही है। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। ये क्या होती है? लिखित रूप से, जो लेखन के रूप से सबसे छोटी इकाई है, लिखित रूप से छोटी इकाई है, लिखित रूप से। ये सारे फैक्ट मैं आगे बताऊंगा। चलिए आगे चलता हूँ, पहले स्लाइड पे वहाँ आता हूँ। अब जो आपके सामने स्लाइड ली गई है, इस स्लाइड में मैंने लिखा है वर्णमाला। वर्णमाला शुरुआत कर रहे हैं हम, तो वर्णमाला की शुरुआत कर ले जाए। वर्णमाला में क्या है? किसी भी भाषा के अक्षरों या वर्णों। मैंने अभी आपको एक ही शब्द लिखा था वहां पर, वर्ण। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अक्षर हो, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। ये बात यहाँ लिखी है। अक्षरों और या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? जो अक्षरों और इसके व्यवस्थित समूह है उसको। इसको ऐसा समझिए, आपका एक परिवार है, उस परिवार में आप कितने मेंबर रहते हैं? आपके उस परिवार में जितने मेंबर हो, आपको उस परिवार में जितने मेंबर हो, वो डिपेंड नहीं करती उसमें संख्या कितनी है परिवार में, वो मायना नहीं रखती है। मायना क्या रखेगी? उसमें व्यवस्थित क्रम, मतलब बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, वो एक व्यवस्थित क्रम में रहता है। और उस व्यवस्थित क्रम में सबसे बड़े की बात पहले मानी जाती है, फिर उससे छोटे की, फिर उससे छोटे की, फिर उससे छोटे की, सबसे छोटे की बात आखिर में मानी जाती है। तो ऐसे ही जैसे मुझे लिखना था अ लिखा, आ लिखा, ई लिखा, ई लिखा, फिर बड़ा ई लिखा, फिर छोटा ऊ लिखा, फिर बड़ा ऊ लिखा, फिर री लिखा। तो ये सारी जो चीजें चल रही है, ये देखिए एक के बाद एक आ रहा। छोटा, पहले छोटा आया, फिर उससे बड़ा आया, फिर छोटा, फिर उससे बड़ा आया, फिर छोटा, फिर बड़ा आया। तो ऐसे ही क्रम में चलेंगे, ऐसे ही क्रम में जमाया गया, इसको एक व्यवस्थित रूप में लिखा गया। अगर मैं चाहता, जैसे ये तो व्यवस्थित रूप में लिख दिया इस डेफिनेशन के लिए, अगर
कोई भाषा हो, अगर ये व्यवस्थित रूप में नहीं लिखी गई होती तो कोई भी, हम लोग क्या करते, पहले पढ़ते क, फिर पढ़ते अ, फिर पढ़ते हम ई, फिर पढ़ते हम आ, फिर पढ़ते हम ख। तो भाई ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये क्या व्यवस्थित रूप है? यह अव्यवस्थित रूप है, यह अव्यवस्थित रूप है। तो ये दुविधा हमारे सामने उपस्थित नहीं हो, इसलिए भाषा विशेषज्ञों के ऊपर सर्च करके क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी जानकारी निकाल के उन्होंने क्या किया, एक व्यवस्थित रूप निर्धारित किया। भाषा की ग्रामर या उसके नियम को एक व्यवस्थित रूप में लिखा, उसके लिए नियम बनाए और उन अक्षरों को व्यवस्थित लिख करके उसको एक नाम दे दिया गया वर्णमाला। समझ गए? वर्णमाला किसे कहा? मतलब भाषा के जो अक्षर हैं, जो भी भाषा है, किसी भाषा की बात कर लो, चाहे हिंदी हो चाहे कुछ भी हो, जो भी भाषा है उसके एक व्यवस्थित समूह को क्या कह दिया गया, जो भाषा के वर्णों को व्यवस्थित रूप में रखना ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये तो पॉइंट 1 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में अक्षरों या वर्णों की संख्या। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला पूछा है, हिंदी वर्णमाला में अक्षरों या वर्णों की संख्या पूछी है, अक्षरों या वर्णों की संख्या पूछी है आपसे, अक्षरों या वर्णों की संख्या पूछी है, तो ये होगी 44। कितनी होगी? 44 होगी। अब आप बोलेंगे सर 44 कैसे, 52 होती है ना। रुकिए जरा, रुकिए, वो भी मिलेगा, वो भी तोहफा मिलेगा। तो ये क्या होगा? 44। हिंदी वर्णमाला में अक्षरों या वर्णों की कुल संख्या, हिंदी वर्णमाला में अक्षरों या वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या पूछ रहा है आपसे, कितनी? कुल संख्या। तो कुल संख्या की अगर बात आएगी तो इसमें आएगा 52। अब बोलेंगे सर ये कैसा आप लॉजिक दे रहे हो, ये 52 और 44 का क्या लफड़ा है? ये लफड़ा ऐसा समझिए आप, ये जो पेज है ना, इस पेज को ऐसा समझिएगा मेरे भाई। इस पेज में आपको समझना होगा, एक एक पॉइंट को समझना होगा और क्लियर करना होगा अपना आपके लिए कि आपको ये जो सारे दोनों पॉइंट मैंने अलग डब्बे में कलर में करके रखे हैं आपके सामने, इन दोनों को हमें अच्छे से याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? ये 44 कैसे हैं और ये 52 कैसे हैं। मैं यहाँ आपको क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूँ, उनके नीचे समझाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं इस 44 के अंदर 11 तो स्वर है और 33 व्यंजन है। 11 तो स्वर है और 33 व्यंजन है। अब मेरे भाई जब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 11 व्यंजन और 33 व्यंजन और 11 स्वर हैं, तो भाई वो बताओ, अब आप बोलोगे सर ये व्यंजन, ये स्वर कौन से हैं, ये स्वर कौन है? तो ये स्वर ये रहे। अब स्वर की डेफिनेशन में आगे बताऊंगा लिख करके व्यवस्थित, लेकिन पहले हमें यहाँ स्वर लिख लेना चाहिए। मैं बार बार स्वर इसलिए लिखूंगा, स्वर हुए, व्यंजन हुए, उनको बार बार इसलिए लिखते हुए चलूंगा क्योंकि आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और आपको भी याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो मैं स्वर लिखता हूँ, स्वर लिख रहा हूँ, अ आ, ई, ई, उ, ऊ। मेरा भाई इसके बाद आएगा आपका री, री के बाद में आएगा आपका, यहाँ की वजह में इधर लिख देता हूँ ताकि क्या आ रहा है, नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में ए, आई, ओ और औ। ये हो गए आपके कौन से स्वर हो गए। ये 11 ही स्वर मैंने यहाँ लिख दिए आपके सामने। इन 11 स्वरों को मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने, एक एक करके लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, बस आपको भी ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है। क्यों याद कर लेनी है? क्योंकि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 100% आएगा। और आपको ये इसलिए भी याद करके रखना है, इसलिए भी याद करके रख लेना मेरे भाई कि आपको अपनी परीक्षा में नंबर लाना है, नंबर प्राप्त करना है, तो हमें इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 11 है। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। इनकी संख्या कितनी है? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बोलो सर स्वर की संख्या 13 भी हमने सुनी है। रुकिए जरा, 13 भी मैं बताऊंगा आपको आगे चलते हुए। जैसे आपको फिर भी बता देता हूँ कि 11 तो ये मूल स्वर है सही, और 2 स्वर और कौन से हैं वो जब जाके 13 होती हैं, तो ये 2 होते हैं, ये होते हैं आपके अयोग वहा, अयोग वहा, अयोग वहा। अयोग वहा में कौन से होते हैं? अम और अह, अम और अह, अम और अह, अम और अह। ये जो होता है इसे अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं, और इसको विसर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या यहाँ तक सारी बात क्लियर है मेरे दोस्त? क्या यहाँ तक सारी बात क्लियर है? अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी आती है बात किसकी? व्यंजनों की। किसकी बात आती है? व्यंजनों की बात आती है। साहब ये व्यंजन क्या होते हैं? ये व्यंजन क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए मेरे भाई। जब व्यंजनों की चर्चा होने लगी तो इन व्यंजनों को क्या किया गया? अलग अलग ग्रुप में बांटा जाने लगा। अलग अलग ग्रुप में कैसे बांटा जाने लगा? तो जब इनको ग्रुपों में डिवाइड किया गया तो सबसे पहली बात आई क्या कि भाई हमने स्वर को तो अच्छे से डिवाइड कर दिया और 2 स्वर को अलग भी निकाल दिया, अयोग वाह की श्रेणी में भी डाल दिया, ठीक है।
लेकिन अब स्वर इतने सारे हैं तो उनको कैसे डिवाइड करेंगे, किस तरह से करेंगे? तो फिर उनको उच्चारण देखा गया। जब उच्चारण देखा गया तो उस उच्चारण में प्रकट हुआ कि भाई इनका भी अलग अलग खंडन किया जा सकता है, इनका भी अलग अलग ग्रुप बनाया जा सकता है। तो जब बात ऐसे आई तो व्यंजनों को डिवाइड किया जाने लगा। डिवाइड ऐसे किया जाने लगा कि 25 में एक डिवाइड किया, फिर आपका डिवाइड किया गया 4 में। ये 33 व्यंजनों की संख्या इस तरीके से डिवाइड की गई। अब ये कैसे डिवाइड की गई 33 की, ये आपके लिए ट्विस्ट आएगा यहाँ पर, आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा आपको भी सुन करके कि ये क्या बात होती है। लेकिन खैर हमारे लिए तो कोई भी बात हो, हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमें इसको ज़्यादा ध्यान से समझना है, पढ़ते हुए चलना है। ये 25 कौन से है, 4 कौन से, 4 कौन से, 2 ग्रुप में 4 है और एक में 25 है, तो ये कौन से हैं मेरे भाई? ये जो है ना, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, ये चलिए ठीक है रहने दीजिए इसको भी ऐसे ही, चलिए अपन कर देता हूँ, है ना। ये आपने लिख लिया होगा क्योंकि इधर मेरे को पेज की जरूरत पड़ेगी जगह की, है ना। चलिए खैर अब बात आती है कि ये जो है ना, ये 25 कौन से हैं, तो मेरे भाई ये 25 जो है ना, इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिसमें क्लास देख रहे होंगे, वो स्पर्श को अस्पर्श पढ़ेंगे। मेरे भाई ये अस्पर्श नहीं है, ये स्पर्श है। कभी भी इस आधा स को आप अ से उच्चारण मत कीजिएगा। इसको अ तो इसमें गायब है मेरे भाई, अगर अ होता तो ये स इस रूप में नहीं आता, ये पूरा हो जाता। जब ये इस रूप में आ जा रहा है, इसके बगैर आ रहा है, मतलब साफ है कि इसके अंदर से अ गायब है, इसके अंदर से अ गायब है, अ इसके अंदर नहीं है और आप इसमें अ उच्चारण नहीं कर सकते हो, ठीक। और आधा स को इस ई के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। कैसे बोला जाता है ई के कॉन्टेक्स्ट में? मतलब जो आपका ई होता है ऐसा उसका बोलने में आएगा, उच्चारण में आएगा, रियलिटी में उसको सही लिखोगे, वो भी आधा, पीछे वाला डंडा नहीं लगाओगे। पीछे वाला डंडा किसको डिनोट करता है? ये पीछे वाला डंडा ये अ को डिनोट करता है, ये अ को डिनोट करता है, क्योंकि अ जो है ना वो एकमात्र ऐसा स्वर है जो जिस किसी भी व्यंजन में अगर कोई स्वर नहीं है तो उसके अंदर अ तो मिल ही जाएगा। वो सारी बात मैं आगे समझाऊंगा एक एक करके, लेकिन आपको क्या करना है, उच्चारण में इसको स्पर्श पढ़ना आज से। अभी तक आपने जो पढ़ा वो सारी बात छोड़िए, आज से आपको नई शुरुआत करना है, क्योंकि हमने सफर लिया है जीरो से लेकर के शिखर तक की यात्रा की हमने शुरुआत की है, तो आपको एक एक शब्दावली को ध्यान से समझते हुए चलना है। चलिए खैर अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है, ये होता है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये 25 स्पर्श व्यंजन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए। जी हाँ, 25 स्पर्श व्यंजनों को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। क्या ट्रिक बनाई है? जरा ध्यान से सुनिए उस ट्रिक को, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, और इतना प्यार से सुनिएगा कि आप जीवन में उस ट्रिक को कभी ना भूलें। इतना प्यार से सुनिएगा कि जीवन में उस ट्रिक को आप कभी ना भूलें। उसके लिए मैं ट्रिक कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे भाई, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे भाई। खैर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, वो ट्रिक लिख रहा हूँ मैं, वो ट्रिक लिख रहा हूँ, कचोटता प्यार। कचोटता प्यार मैं मतलब आपको 25 ये भी लिखा रहा हूँ, 4 ये भी लिखा रहा हूँ, 4 ये भी लिखवा रहा हूँ और अगले 4 ये भी लिखवा रहा हूँ। इनकी ट्रिक मतलब इन 33 ही व्यंजनों की आपको मैं ट्रिक लिख रहा हूँ। यहाँ आप ये ध्यान से देखिएगा, कचोटता प्यार, इसके बाद में शर्म, शर्म करो, शर्म करो। अब मेरे भाई ये जो आपके सामने मैंने ट्रिक रखी है, इस ट्रिक को आपको क्या कर लेना है, इस ट्रिक को आपको समझते हुए चलना है। इस ट्रिक को मैं अलग से, ये ट्रिक है और आपके लिए अलग से मैं इसके अंदर कलर डाल दे रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ दिखाई देगी क्लियरिटी के साथ। खैर अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, हाँ अब सही है। खैर मैंने हालांकि सब जगह थोड़ी गैप छोड़ी थी क्योंकि वो कलर अंदर जा सके। अब आपके सामने क्या है, ये ट्रिक जो लिखी हुई है, इस ट्रिक में आपको क्या ध्यान देना है, इस ट्रिक में इस शब्द का भी मतलब होगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका रहेगा, इसका रहेगा। इस रह का हमें कोई मतलब नहीं है, इस रह का भी हमें कोई मतलब नहीं है, इस म का भी हमें जरूरत नहीं है। हमें जिन जिन की जरूरत होगी उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। आपको इन शब्दों को ध्यान देखना है। इस ट्रिक को क्या बोलेंगे? कचोटता प्यार, शर्म करो। कचोटता प्यार है आपका तो शर्म करो, आगे लिख लो शर्म करो, करो शब्द और जोड़ लो आपको याद रखने के लिए। अब ये ट्रिक कैसे याद रहेगी? रटना पड़ेगी ये सर? नहीं रटना पड़ेगी। आइए जरा मैं याद कराता हूँ। आपका प्यार कैसा है? आपका प्यार यहाँ दिखाई दे रहा है कैसा? आपको क्या होता है, उस प्यार तो करते हो आप जिस लड़की से या लड़की जो है लड़के से, जिसको भी आप एक दूसरे से प्यार करते हो, उस प्यार में आपको क्या होते हैं? क्षति होती है, दर्द होता है। जब दर्द होता है, कचोट रहा है मतलब चुभ रहा है, तो यहाँ कचोटने का अर्थ मैं इस सेंस में ले रहा हूँ कि आपका जो प्यार है वो चुभता है,
क्या होता है, चुभता है। तो आप क्या करते हो कि आपको कैसा प्यार है, कचोटता प्यार है, कचोटता प्यार है, थोड़ी शर्म कर लो मेरे भाई, क्या कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। क्यों? क्योंकि आपका प्यार ही कचोटता है, आपका प्यार ही दर्द देने वाला है। ऐसा कैसा प्यार करते हो इस बात की आपको शर्म नहीं आती? कुछ भी याद नहीं करना, बस यही तो आपको याद रखनी थी, क्या कचोटता प्यार है आपका, इसलिए शर्म कर लो। अब आपको शर्म करना है। आप कहेंगे सर ये कचोटता प्यार का मतलब क्या है? अरे हो गया, क्या हो गया, 33 व्यंजन याद हो गया। इसके अंदर 33 व्यंजन छुपे हुए हैं मेरे भाई। क्या लिखे हुए हैं? 33 व्यंजन लिखे हुए हैं, केवल 2 शब्द लिखे हैं मैंने, है ना। खैर अब मैं लिखता हूँ कैसे कैसे। तो मेरे भाई ये जो 25 ये स्पर्श व्यंजन है 25, इन स्पर्श व्यंजनों को क्या किया गया है, 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। ये बात नोटिस कीजिएगा, कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा गया है। और इन पांचों वर्ग के लिए 5-5 अक्षर होते हैं, 5-5 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? इन पांचों वर्गों में 5-5 अक्षर होते हैं। तो आपको जरा यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैंने पहले डिवाइड कर रखा है। ये क वर्ग है, ये क वर्ग है। जो पांचों वर्ग हैं उन पांचों वर्ग के नाम लिख रहा हूं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो वर्ग हैं, इन पांचों वर्ग का नाम हमें याद नहीं करना है अलग से। क्यों नहीं करना है? भाषा विशेषज्ञों के सामने एक दुविधा थी कि इन पांचों वर्गों को नाम क्या दिया जाए। तो पांचों वर्गों को जो नाम दिया गया, वो नाम क्या दिया गया कि इनका जो पहला अक्षर है, ये जो पहला अक्षर होगा, ये जो पहला अक्षर होगा आपका, इन पहले अक्षरों को क्या कर लिया गया, इनको ही आपके सामने क्या रख दिया गया, उस वर्ग का नाम दे दिया गया। ये भी ऐसे याद कर लीजिए, इसका भी तरीका याद है मुझे समझाना, मैं ट्रिक दे रहा हूँ इसकी भी आपको, कि ये जो रखा गया है, ये तरीका कौन सा, जो ये व्यंजन का रखा गया है, इसमें आपके घर, मान लीजिए आपके कहीं दूर के रिश्तेदार के वहाँ शादी है, कुछ भी है, आपका पड़ोस के गाँव में कहीं भी आपके वहाँ शादी है, उस शादी का आपके पास कार्ड आता है, उस प्रोग्राम का आपके पास कार्ड आता है। तो उस कार्ड में नाम किसका लिखा रहता है? जो घर का मुखिया होता है। क्या आपका नाम लिखा मिलेगा? नहीं, आपके पापा का मिलेगा ना। आपके पापा के नाम में ये इंक्लूड है कि आप जा सकते हो, आपके भैया जा सकते हैं, आपकी दीदी जा सकती है, आपकी मम्मी जा सकती है, कोई भी जा सकता है XYZ उस परिवार में, क्योंकि उस परिवार के मुखिया का नाम लिखा है, मतलब ये कोई भी जा सकता है। अब यहाँ मैंने भी इस परिवार का मुखिया कौन है? क है। इस परिवार का मुखिया कौन है? क है। तो क वर्ग में कौन आएगा? इसके सारे फैमिली के मेंबर आएगा। जरा इसकी फैमिली के मेंबर जान लो कौन कौन है जनाब। इनके फैमिली मेंबर को लिख लेते हैं क्या? जी हाँ, लिख लेते हैं। हमें पता होना चाहिए ना इनके फैमिली मेंबर कौन है। तो भाई साहब एक तो क खुद है। क क्यों है? क्योंकि क तो इसका मेन वर्ग है। कि क जो है, क ये तो मेन मेंबर है ना, ये तो मुखिया है ना, इसलिए ये पहले आएगा। इसका मतलब ख इसका क्या है? इसका छोटा भाई है। क का छोटा क का छोटा भाई है, ठीक। इसका मतलब ग क्या है? इसकी पत्नी है। क की पत्नी ग हो गई। और ग क्या है? इसका मतलब घ, ये क्या है? इसकी बहन है। किसकी? मतलब इनकी क की बहन हो गई। इसके बाद में अंग्या, अंग्या क्या हो गया? ये आप हो गए। ये क का लड़का हो गया, ये क का लड़का हो गया अंग्या। मेरे भाई आपको क्या याद करने में दिक्कत आ रही है? इससे आसान और क्या होगा यार। आपको अपने ही परिवार से इसको समझते हुए चलना है, ठीक। अब ये क वर्ग हो गया, ये क वर्ग हो गया। क्या वर्ग में पहला वर्ग, ये 5 वर्ग है, इसमें से पहला वर्ग समझ में आया आपको? आया? क्या? ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं अगला वर्ग पे। अगला वर्ग को निपटाते हैं। अगला वर्गों को कैसे निपटाएंगे, कैसे मारेंगे, चलिए लेते हैं आड़े हाथ इसको भी। अब अगला आता है आपका ख। ओ सॉरी 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 सॉरी, ख तो उस परिवार का मेंबर है ना, खैर कोई बात नहीं, सॉरी। अब अगला कौन सा आता है आपका? अगला आता है आपका, जो आपको देखिए यहाँ क हो गया, इसके बाद आता है आपका च। अब अगला कौन सा आता है? च वर्ग आता है। कौन सा आता है? च वर्ग आता है। यहाँ वर्ग शब्द लिखना पड़ेगा, यहाँ मुझे वर्ग शब्द लिखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा इसको। ये च वर्ग क्या है? च वर्ग है। ये च वर्ग जो है, इसमें अब फिर से आपको वही बात याद करनी। क्या याद करनी? क्या बात याद करनी मेरे भाई? मेरे भाई क्या बात याद करना आपको? फिर से वही जो आपको मैंने अभी बताई है। इसमें क वर्ग में क्या बताया है कि आपका जो मेंबर है, जो आपका मुखिया है, उसके नाम पे रखा गया। तो मेरे भाई यहाँ कौन सा अक्षर आना चाहिए? यहाँ कौन सा अक्षर आना चाहिए? यहाँ आएगा च, क्योंकि ये च वर्ग है ना, तो च वर्ग का मुखिया ही च है। च से स्टार्ट करो। ये च हो गया, ये च हो गया। और च की पत्नी कौन होती है? छ। छ की पत्नी कौन होती है? छ। च की पत्नी छ हो गई। इसका च छ च छ छ ड ड मिटाना पड़ेगा रे। हाँ ठीक। ज, ये क्यों मिट रहा रे? ये आएगा च छ ज ज झ और अंग्या। अब इसको आप ऐसे समझिए, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। ये च वर्ग है। च वर्ग का सबसे बड़ा परिवार कौन है? च
च हो गया। च च का सबसे बड़ा, च घर का जो है उसमें सबसे बड़ा मुखिया कौन है, च हो गया। और च की पत्नी छ हो गई, और झ उसका क्या हो गया, बेटा हो गया, और उसका भी बेटा अंग्या हो गया, और अंग्या जो अंग्या है वो किसकी पत्नी हो गई, ज की पत्नी हो गई है। ठीक, समझ गए। खैर, अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या करते हैं, आगे आते हैं फिर से च के बाद में आ गया आपका ट। आपके बाद उसके बाद क्या आ गया ट। आप बोले सर ये ओ तो लिया ही ना आपने, भाई ये तो स्वर है ना, और स्वर हम पहले यहाँ ले चुके, ये रहा हो, स्वर तो हम पहले ले चुके हैं, तो स्वर की हमें जरूरत नहीं होने वाली। आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक, अब आते हैं हम किसमें, टर्म आते हैं। तो अगला कौन सा वर्ग आ रहा है मेरे भाई, अगला वर्ग आ रहा है आपके सामने। अगला वर्ग कौन सा आ रहा है, अगला वर्ग आ रहा है ट वर्ग। कौन सा वर्ग आ रहा है, ट वर्ग आ रहा है। अगला कौन सा वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया। अब जब ट वर्ग की बात आती है तो क्या आपको ये पता नहीं है कि ट वर्ग में क्या करना होगा। ट वर्ग में आपको क्या दिमाग में बैठाना है, ट ट ठ ढ ढ़ और अंग्या। अब मुझे क्या ध्यान रखना है, केवल इस नाम को याद रखना है, इसके बाद क्या कोई याद नहीं रहेगा। क्या आपने लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, क्या आराम से लिख पाएंगे। एक दो बार अगर इसको दिमाग में बिठाएंगे तो फिर नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने पहले दूसरे में पढ़ा होगा, नहीं भूलेंगे। लेकिन फिर भी अगर कभी कभी आप कंफ्यूजन जाए तो आप इतना कर लीजिएगा, ड ढ ढ़ और अढ़ और अंग्या। इसके बाद में आता है आपको कौन सा, च भी हो गया, त भी हो गया, त हो गया। इसके बाद में अगला कौन सा आ रहा है, ये त, सॉरी ट हो गया। अब त का आ रहा है बारी, किसकी बारी आ रही है, त की बारी आ रही है। तो त लिख लीजिए, त, हो सॉरी कलर चेंज करके ब्लैक में लिख देता हूँ। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है, त लिखना है, त वर्ग लिखना है। कौन सा वर्ग लिखना है, त वर्ग लिखना है। जब त वर्ग की बात आती है तो आपको मेरे दोस्त याद आ रहा होगा, त थ ड ध और न, त थ द द न। क्या ये आपको याद नहीं आ रहा क्या, इसके बाद आ जाता है ना, बस क्रम आगे पीछे होता है, तो अब आपका क्रम भी आगे पीछे नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आपका प्यार कैसा है, कचोटता प्यार है, शर्म कर लो थोड़ी। यही हो गई आपकी पूरी क्या, व्यंजनों की पूरी 33 व्यंजन याद हो गए इसके अंदर। खैर, अब आगे आते हैं। ये हो गया आपका, इसके बाद तथ हो गया। अब आपका कौन सा है, यहाँ देखिए आप, ये प्यार का आधा प देखिए, इस आधा प को यहाँ पूरा कर दीजिए। ये प हो गया और ये प वर्ग हो गया। क्या हो गया, प वर्ग हो गया। मेरे भाई आपको ध्यान यहाँ ये देना है कि प वर्ग जैसे होता है, इस प वर्ग में आपको क्या दिमाग बिठाना है, आपको प वर्ग में दिमाग में बिठाना है कि ये प वर्ग में प के बाद में फ आता है, फिर ब आता है, फिर भ आता है, और फिर म आता है। क्या यहाँ तक सारी बात क्लियर है, क्या यहाँ तक हर चीज आपको समझ में आई। आपको ये सारा बातें एक एक चीज मैंने लिख के समझा रहा हूँ, क से लगा के, जो आपको मैंने प तक का तो लिख दिया। यहाँ तक आप देखेंगे तो ये कितने व्यंजन हो गए हैं, 25 हो गए हैं। ये एक में 5 है, 1 2 3 4 5। जब एक में 5 है, एक में 5 है, और टोटल यूँ देखिए तो ये 5 है, 1 2 3 4 5, और 5 ये है, यूँ 5 है, तो 5 × 5 25 हो जाते हैं। समझ गए यहाँ तक बात। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बात आती है किसकी, जो हमारे 4 व्यंजन है। ये 4 व्यंजन कौन से हैं, ये 4 व्यंजन कौन से हैं, ये 4 व्यंजन है आपके अंतस्थ व्यंजन। कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये जो अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, इसको भी आपको कैसे याद रखना है, कचोटता प्यार, प्यार में य दिख रहा है ना आपको, ये य, इस य को दिमाग में बिठाइए, बस इस य से ही कवर हो जाएगा, केवल य से। कैसे, ये य है, य र ल और व। आपका जो लव है किस तरह का है, कचोटता प्यार वाला, तो य र लव, य र लव 4 अक्षर हैं जो कि कौन से हैं, अंतस्थ है। अब अंतस्थ किसे कहते हैं वो भी आगे जानेंगे। खैर, इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास ये जो 4 है, ये 4 व्यंजन जो यहाँ बचे हैं, ये 4 व्यंजन कैसे हैं, इन चारों व्यंजनों को भी समझ लीजिए, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये 4 जो है ना उष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। किस तरह के व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। इन उष्म व्यंजनों की अगर हम चर्चा करें, इनको हम जाने, तो इनमें कौन सी बात आएगी उष्म व्यंजनों में, तो ये शर्म वाली, शर्म का श वाला उठाओ, तो श श श स और श्र। ये 4 है आपका कौन सा, ओ सॉरी ह। ये कौन सा आएगा आपका, ह। मेरे दिमाग में वो संयुक्त व्यंजन आ गया था आगे चल करके, तो ये आ गया आपका श स और ह। ये पूरा आपका क्या हो गया, ये आपके पूरी तरीके से 33 ही व्यंजन याद हो गए कि कचोटता प्यार है आपका, शर्म कर लो थोड़ा। अगर 33 व्यंजनों को याद करना है तो बस एक ट्रिक याद रखना है, और कुछ भी याद नहीं रखना आपको। वो कौन से है, वो है कचोटता प्यार है, शर्म कर लो थोड़ी। ठीक, ये याद किया, केवल कचोटता प्यार है आपका, शर्म कर लो थोड़ी, ये यही आपके 33 वर्ण कंप्लीट हो जाते हैं।
इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है, अगली में कौन सा, मैंने जैसा आपको बताया ये वाली बात दिमाग में निकाल दीजिएगा, ये एक एक्स्ट्रा है इसमें। ये 25 व्यंजन कौन से है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद में ये पांचों वर्ग हैं, ये वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन के, 5 वर्ग हैं, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया ये कौन से हैं, ये है आपको कौन से, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, व्यंजन है। इसके बाद में ये कौन से है, उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, व्यंजन है, ठीक। मेरे भाई आपको दिमाग में देना है कि ये उष्म व्यंजन कितने हैं, 4 है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 है। आपको ये 25 याद रखने हैं, टोटल 33 हो गए हैं। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, ये 44 का तो हमने आंकड़ा पार कर लिया, ये 44 का आंकड़ा तो हमने प्रमाणित कर लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, 52 की। इन 52 को भी जान लेते हैं। तो मेरे भाई आपके पास स्वर कितने हैं, आपके पास स्वर कितने हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या कितनी है आपके पास, वो है 11। कितनी है, 11। 25 ये है और 4 ये है, 4 ये है, टोटल मिला के कितनी हो गई, अभी तक का जो आंकड़ा आया ओवरऑल वो क्या आ गया आपके सामने, वो आ गया 44। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई, यहाँ तक पूरी बात समझ में आई, जी हाँ। आप बोलेंगे सर जी हाँ आ गई है, लेकिन अब आगे की जो बात है, दुविधा हमारे सामने अब आने वाली है कि ये आगे जो बन रहे हैं ना, ये कैसे बन रहे हैं, जानिए। 52 ऐसे बन रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन आते हैं। कौन सा आते हैं, संयुक्त व्यंजन आते हैं। आप बोलें सर ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, आप ये पूछेंगे फिर, है ना। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको छोटी सी बात बताऊंगा, क्या कि आपको इनकी संख्या पता होना चाहिए। तो इनकी संख्या भी संख्याओं में कितनी है, 4 है। मेरे भाई आपको एक बार 25 याद रखना, उसके बाद 4 4 4 3 आंकड़े याद रख लिए आपने। जो कचोटता प्यार है वो तो आपने शर्म कर लिया, 33 व्यंजन इसके अंदर घुस गए। इसके बाद में संयुक्त व्यंजन आते हैं 4। इन चारों की संख्या कौन कौन सी है, कितनी है, तो 4 है। और इनके नाम कौन कौन से है ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है। जो संयुक्त व्यंजन है वो 2 वर्णों के मेल से बने होंगे। तो इन संयुक्त व्यंजनों में आ गया एक तो अक्ष, क्ष, क्योंकि इसके अंदर है ना, पता है आपको किससे बना है, ये क इसके अंदर लगा हुआ है और इसके बाद आपका षटकोण लगा हुआ है, तो ये इनके मेल से बना है, इसलिए इसको कक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्ष। तो ये अक्षर अपन बोलेंगे, हम उच्चारण में अक्षर बोलेंगे, लेकिन आपने बोला, आपने सीखा, वो सब कुछ किया, लेकिन रियलिटी जो है ना इसका मेन शब्द, अब आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इसको बदल लीजिए, ठीक है, वो उच्चारण जो हो गया। अब हमें दिमाग में बैठाना है कि अक्षर है। और जब आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि आपके शब्दकोश की दृष्टि से कक्ष जो अक्षर आपको उच्चारण में अक्षर पढ़ते होंगे, इसको किस जगह रखोगे, तो आप अ की जगह मत रख लीजिएगा, इसको क के बाद रखिएगा, क्योंकि क से शुरुआत हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपको जो आता है अगला अक्षर के बाद में त्र और ज्ञ, क्या आता है, त्र, ये त्र आएगा और ये आएगा ज्ञ, ये आएगा ज्ञ, ये आएगा आपका ज्ञ, ये ज्ञ, और इसके बाद में आएगा आपका श्र, क्या आएगा, श्र। ये जो सारे शब्द मिले हैं किस किस से मिलके बने हैं, ये जो मिले हैं, त्र जो बना है वो आधा त से मिलके और र मिलकर के बना है। इसके बाद में आपका ज्ञ बना है, तो ज्ञ कैसे बना है, ज्ञ जो है ना वो ज्ञ नहीं बोलेगा, एक्चुअली में इसको ज्य बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे, ज्य पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि वो ज और अंग्य से मिलकर बना है, ज और अंग्य से मिलकर बना है, ज और अंग्य से मिलकर के बना है, इसलिए इसको जिंज्ञा पढ़ेंगे। जैसे विज्ञान को विज्ञान पढ़ते हैं, जो हमारे वो रहे हैं बाबा रामदेव, वो विज्ञान बोलते हैं, एक्चुअली वो सही शब्द यूज करते हैं। क्या करते हैं, सही पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं विज्ञान, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं पढ़ते हैं, इसको ज्ञान पढ़ते हैं, क्योंकि ज से बन रहा है। समझ में आ रही बात। इसके बाद देखते हैं हम, इसका कौन सा श्र है, मेरे भाई श्र जो है ना वो श्र श्र, अब इसको सही पढ़ रहे हैं हम, श प्लस र, श्र प्लस र, तो श्र से मिलकर के बना है, समझ गए। खैर ये तो इनकी बनावट है, ये आपको समझ में आ गई होगी। ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। इनके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद तो इसके बाद आप देखोगे द्विगुण व्यंजन। भाई ये कौन से व्यंजन आ गए नए, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये इनको आयतित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतित व्यंजन भी कहा जाता है। इनमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं आयतित में, तो आयतित में आप जानेंगे, आयतित में आप जानेंगे तो आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि इनमें कौन सा व्यंजन आ जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको विजुअल हो रहा है क्लियर ये सारी चीज, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये अढ़ा और अढ़ा, अढ़ा और अढ़ा। अब आपको ये बात दिमाग बैठाना, सर आपने यहाँ भी तो लिखा था ये शब्द, ये यहाँ भी तो लिखा था, डबल क्यों कर रहे हो, रिपीट क्यों कर रहे हो। इनमें जरा आप यहाँ देखिए नीचे क्या बिंदी लगी हुई है, इसमें बिंदी लगी हुई है, नहीं लगी हुई,
और आपको यहाँ दिमाग में बैठाना कि यहाँ बिंदी वाला आएंगे। अब आपको यही तो डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था कि ट वर्ग में यहाँ क्यों कन्फ्यूजन हुआ था, ये जो बताना चाह रहा था उस टाइम, इसलिए कन्फ्यूजन हुआ था। अड़ और अड़, तो ये बिना अड़ अड़ है, ये ढ ढ है, ये ढ ढ है, ये ढ ढ है, और ये अड़ अड़ है, अड़ अड़ है। बैठ गए दिमाग में, ये ढ ढ है, ढ ढ है, और ये अड़ अड़ है। समझ रहे दोनों में उच्चारण में भी डिफरेंस, मतलब पूरा पूरा समझते हुए चलिएगा। इसके बाद में अयोगवाह की संख्या 2 होती है। ये अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इन 2 को हमें दिमाग में बिठा लेना मेरे भाई। क्यों बिठा लेना है, क्योंकि अयोगवाह जो 2 होते हैं उसमें जो है, अभी मैंने आपको शुरू में बता भी दिया, हालांकि व्यंजनों के पास में अम और अह, अम और अह, ये होता है अनुस्वार। ये क्या होता है, अनुस्वार होता है। क्या होता है, अनुस्वार होता है। इस अनुस्वार को समझ लीजिए, ये इसको कहते हैं अनुस्वार, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, इसको विसर्ग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, विसर्ग नहीं, विसर्ग, विसर्ग, इसको क्या कहेंगे, विसर्ग। आपको ये दोनों शब्दों तो दिमाग में बैठा करके रखना है। इसको क्या कहोगे आप, विसर्ग कहोगे। ठीक, ये हो गया आपका कौन सा, यहाँ तक आपको समझ में आई हर बात, है ना। अब मेरे भाई आप संख्या में जोड़ेंगे तो 44 प्लस 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48, प्लस इसमें ये 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 50, ये हो जाएंगे आपके 50, प्लस ये 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे, प्लस 2 ये करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 52। क्या मेरे भाई यहाँ तक हर बात समझ में आई आपकी, 52 कैसा आया, समझ गए। ये हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हो गए। 52 को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आती है, अक्षर, अक्षर या वर्ण, अक्षर या वर्ण। हालांकि मैंने शुरुआत में समझा दिया, लेकिन उसकी लाइन लिखित में लिखा है, प्रत्येक छोटे से छोटे ध्वनि को अक्षर या वर्ण कहा जाता है, अक्षर या वर्ण कहा जाता है, अक्षर या वर्ण कहते हैं किसको, प्रत्येक छोटी से छोटी ध्वनि को। यहाँ ये बात मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं आपको, ये वर्ड यूज किया तो इसमें मैं क्या, मैं में जो शब्द मैंने यूज किया सबसे छोटा छोटा, अभी वो भी छोटा नहीं है क्योंकि उसमें मैं और तोड़ सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि जैसे मैं लिख के बता देता हूँ, ये मैंने लिखा क, ये मैंने लिखा क, और इसके भी टुकड़े हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक शब्द में ध्यान देना है कि ये के नहीं है। आप उच्चारण बहुत सा जगह के यूज करते हैं, भाई ये के नहीं है, ये क है। क्या है, क है। के कौन सा होता है फिर, तो के ये होता है, ये के होता है, और ये क्या होता है, ये क होता है, ये क होता है, ये क होता है। मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा जाड़ा करके, इसको दिमाग में बिठाइए कि ये क होता है, ये क होता है। चलिए आपके लिए मैंने इतना घोट के रख दिया इसको, देखिए अब ये क होता है, इतना बड़ा लिखा है, और ये के होता है। ठीक, समझ गए, समझ गए, ओके। इसका मैं क्या करता हूँ, टुकड़ा करता हूँ। कैसे टुकड़ा करूंगा, तो ये लिखा मैंने क, इसके नीचे हलंत लगाया, प्लस लिखा अ। अब बोलना सर ये अ कहाँ गया, ये कहाँ से आ गया, मेरे भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अ मात्र एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसकी कोई मात्रा होती नहीं है, आकृति मात्राओं के रूप में होती नहीं है। लेकिन ये कहाँ आता है, ये वहां आता है, उस व्यंजन में दिखाई देता है, उस व्यंजन के अंदर छुपा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता परंतु उसके अंदर विराजमान होता है। एक मात्र ऐसा स्वर है जो व्यंजन के अंदर होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, उसके मात्रा को कोई स्वरूप नहीं है, वो है अ। कभी एग्जाम इस तरह से पूछ ले घुमा के तो दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये मात्रा को रूप में प्रयोग कब होता है, जब उसको डंडे की सहारा हो। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऐसे समझाता हूँ। ये क जो लिखा है ना, मतलब आपको मैं अगर व्यंजन बताऊं तो व्यंजन ऐसी है, व्यंजन की मैं डेफिनेशन बताऊंगा, ये वाली ये समझा रहा हूँ अभी से ही, समझ लीजिएगा, डबल नहीं समझाऊंगा। व्यंजन क्या है, व्यंजन उस युक्ति को कहते हैं, व्यंजन और स्वर में समझ लीजिए एक साथ दोनों ही, व्यंजन और इसको, व्यंजन स्वर उसको कहते हैं जो क्या है, एक शादीशुदा पर्सन है, अब उसको किसी की जरूरत नहीं है, पूरा जोड़ा बन गया ना, उसको किसी की जरूरत नहीं, यानी कि वो खुद है, मतलब वो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। वो हालांकि जोड़ा है, अब वो स्वतंत्र नहीं है, लेकिन आप दिमाग में बैठाइए कि वो दोनों मिलकर के स्वतंत्र हैं, उनको और किसी तीसरे पर्सन की उनको जरूरत नहीं है। वो 2 बन गया ना, अब वो 1 बन गया, वो 2 दिल एक बात हो गई, वो वाली बात मान के चलिएगा। मतलब वो स्वतंत्र हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं कैसे रहना, क्या करना, उनको घर कैसे चलाना। तो यानी कि ये स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके पास जॉब है, इनके पास जॉब है, उनके पास पैसे हैं, इनके पास धन है, तो इनके पास सब कुछ है, जॉब भी है, धन है, और इनकी शादी भी हो गई है, तो ये स्वतंत्र हो गए, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ऐसा समझिए। और व्यंजन किसे कहेंगे मेरे भाई, व्यंजन उस युक्ति को कहेंगे जो बेरोजगार है, जो क्या है, बेरोजगार है, बेरोजगार है। क्या बात करो सर, बेरोजगार। ये कैसा तरीका लेकर आए व्यंजनों को इनको समझाने का, ये तरीका ये है कि जो व्यंजन होते हैं ना वो बेरोजगार होते हैं बेचारे। किस तरह से बेरोजगार होंगे सर, ये किस तरीके का ट्रिक लगा रहे हो नई अंदाज की, ये नई अंदाज ये है मेरे भाई, ये नया अंदाज इस तरीके से मैं ले रहा हूँ
ये नए अंदाज में इस तरीके से ले रहा हूँ कि ये जो होता है आपका जो व्यंजन होते हैं वो बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि इनके पास ना तो जॉब है, इनके पास जॉब नहीं है, और जॉब नहीं है तो छोकरी नहीं है, छोकरी नहीं है, छोकरी का मैं लड़की का एल लिख रहा हूँ, लड़की नहीं है, और लड़की नहीं तो इनको ज़रूरत है कि इनको उन बेरोजगारों को किसकी ज़रूरत है? लड़की की ज़रूरत है। और जब लड़की की ज़रूरत है तो उनको लेके आएंगे तभी जाकर मिलेगा। और कब मिलेगा? जब उनके पास जॉब होगी। और जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो किस क्लास देखनी पड़ेगी? दिनचर्या क्लास देखनी पड़ेगी। खैर ठीक है, वो अलग बात है, वो नहीं बता रहा हूँ। अब जॉब की ज़रूरत है, अब जॉब होगी तो आपके साथ में क्या मिल जाएगी? लड़की भी आपको मिल जाएगी, लड़की आपके पास मिल जाएगी, लड़की आपको मिल जाएगी। और लड़की मिल जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र बन जाएंगे, स्वतंत्र बन जाएंगे। हालांकि ना आप परतंत्र हो जाएंगे, वो अलग बात है, आपकी आज़ादी छीन ली जाएगी, लेकिन समझने के लिए हम बात करेंगे। तो ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी इनकी, तो स्वतंत्र हो जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे वगैरह सब होगा। अब मेरे भाई मैं यही बोलना चाह रहा कि जो व्यंजन होता है ना, उनको किसकी जरूरत पड़ती है? उनको स्वर की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात बेरोजगारों को जॉब की आवश्यकता होती है। और जब जॉब मिलेगी तभी उनको पत्नी मिलेगी। तो वो उनको सहायक है, उनकी सहायता के लिए आवश्यकता है। मतलब स्वरों की सहायता ली जाती है इनको बोलने में, लिखने में, सब जगह। किनको? व्यंजनों में। व्यंजनों को आवश्यकता है स्वरों की, लेकिन स्वरों को किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, ये समझ रहे हैं? मतलब ये शादीशुदा, इनके पास पैसे है, जॉब है, सब कुछ है, तो ये क्या है? इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ये धनी लोग हैं, इनके पास सब कुछ है, तो इनको किसी की आवश्यकता नहीं, स्वतंत्र हैं। लेकिन इनको जॉब की आवश्यकता है। अगर इनके पास जॉब नहीं होगी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब इनका कुछ भी नहीं होना फिर आगे। ये जो जॉब के पीछे ही रहेंगी, इनको पैसे कमाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, अपनी दो रोटी कमाने के लिए काम करना पड़ेगा, दो रोटी पेट भरने के लिए। तो भाई इनको तो जॉब जॉब चाहिए ना, इनके लिए आवश्यक है ना, अति आवश्यक है, कंपलसरी है मेरे भाई। यही तो बात यहाँ लिखी हुई है कि हमें क्या लिखा? वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है, मतलब कंपलसरी है यार। और किस तरीके समझाऊं आपके लिए? इतने आसान शब्दों में समझाया इस परिभाषा को, और क्या बोलूं। खैर यह तो हो गए स्वर और इनकी परिभाषा। लेकिन मैं यहाँ जो बता रहा था, जैसे वो वाली बात छोड़िए, ये तो ट्रिक के तरीका जो था अपना देसी जुगाड़ समझने का, वो समझ लिए। ये जो क है, ये क है, इस क को अगर मैं तोड़ूं तो ये क आधा हो जाएगा प्लस ये अ हो जाएगा। तो ये जो अ है ये आपका स्वतंत्र है। ये कैसा है? स्वतंत्र है, इसके पास पैसे वगैरह सब है। और ये क जो है ना, अभी ये वाला बेरोजगार है, ये वाला बेरोजगार क है, बेरोजगार क है। कैसा है? बेरोजगार क है, ये बेरोजगार क हो गया। और ये जो क है ये जो प्राप्त क, और प्लस इसको पत्नी भी मिल गई, पत्नी भी मिल गई, ये वाला पूरा हो गया। इसके पास धन भी है, सब कुछ है। तो मेरे भाई ये क कैसा क है? इसके पास स्वर युक्त कर है, स्वर युक्त क है, या पूर्ण पूर्ण क है, पूर्ण व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन है। ये नहीं है ना, ये पूर्ण व्यंजन है। ये कैसा है? पूर्ण व्यंजन है। और ये कौन सा है? अपूर्ण व्यंजन है, अपूर्ण व्यंजन है। और ये कौन है? स्वर है, जो कि क्या है? स्वतंत्र है। क्या ये बात समझ में आई आपको? समझ गए? खैर आपको दिमाग में बस इतना ही बैठाना कि व्यंजन जो होता है उनको आवश्यकता होती है स्वरों की, और स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। इसको अगर मैं वो जो अपना देशी जुगाड़ था समझने का वो ऐसे बताऊं, तो जो जिसके पास पैसे हैं, धन दौलत वगैरह है, जॉब अच्छी है, अर्निंग अच्छी है, तो उन लोगों को किसी की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वो स्वतंत्र होते हैं। और जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको पैसे की आवश्यकता होती है, उनको नौकरी की आवश्यकता होती है, उनको नौकरी करना होती है। इस नौकरी के प्राप्त होने के बाद ही वो अपना घर सपरिवार चला पाते हैं अच्छे से, और अच्छे से सुख सुख जीवन यापन कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर छुपी होती हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा यहाँ कुछ चीज छूट गई है, क्या है? उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या है? ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से सबसे लघुतम इकाई क्या है? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि है। और लेखन की दृष्टि से वर्ण है, वर्ण है। ये ऐसे ऐसे याद कर लीजिए इन दोनों को भी। मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या हो गई? बोल रहा हूँ, ये ध्वनि हो गई। और बोल रहा हूँ, इसमें सबसे छोटी इकाई बोलना, ध्वनि। और लिखित रूप में अगर लिखूंगा तो वर्ण, जैसे ये मैंने लिख दिया क, तो एक वर्ण है, ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, उसके आगे शब्द आएगा, फिर उसके बाद में वाक्य आएगा, फिर उसके बाद में आपका पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। समझ गए? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैर अच्छी बात है। अब आगे बढ़ेंगे हम। मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं? 10 है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको अ की कोई मात्रा नहीं होती है। देखिए मैं अभी लिख के बताता हूँ। अ आ ई ई उ री ए आई ओ, ओ सॉरी, ओ औ।
मेरे भाई मैं थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ऐसे लिखा मैंने जल्द में, क्योंकि स्पीड से लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास का टाइम ज़्यादा हो जा रहा है आपके लिए, तो उसको मैंने सोचा कि पूरा निपटाऊंगा, इसलिए है ना। ये ऊ थोड़ा सही से नहीं बना, तो ऊ को थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए ये अ होती है ना, इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लिख लीजिए अ की कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं, ठीक। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा की कोई आकृति नहीं होती है इसकी, सबसे कुल मिला के बात वो है। अब मैं आपको बता देता हूँ आ की जो है, आ की मात्रा बता देता हूँ। आ की क्या होती है, ये वाली होती है। ई की, ई की कौन सी होती है भाई साहब, तो ई की होती है आपकी ये। बड़ी ई की कौन सी होती है, बड़ी ई की होती है ये, बड़ी ई की ये होती है। इसके बाद ओ की होती है, तो ये ओ की होती है। ये बड़ा ओ की होती है, ये री की होती है। इसके बाद में आपकी ए की ये वाला एक डंडा होता है, कैसे होता है मैं समझाऊंगा, याद कराऊंगा, फिर लिख दे रहा हूँ। फिर इसके बाद में ये दो डंडे होते हैं, इसके बाद में ये एक डंडा वाला ये एक डंडा होता है इसके अंदर, तो ये तो आसान होता है, ये तो आसान होता है। इसके बाद में ये भी आसान होता है, ये भी आसान होता है, ये बार बार वही लिखा जाता है, ठीक है। खैर अब हमें क्या बैठाना है, ये कैसे बना, आपको कैसे याद रखना है। इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर एक तो ये लिखा है, फिर एक डंडा और खिंचा हुआ है, ये अलग से जो एक डंडा खिंचा ना, ये इसकी मात्रा बन जा रही, समझ गए। जिसके अंदर दो डंडा है उसमें एक डंडा मान लेना है, जिसमें दो डंडा खड़े हैं उसमें एक खड़ा डंडा ले लेना है, बस दिमाग में बैठाइए। इसके अंदर दो है, एक ले लिया। अ के अंदर क्या खड़े डंडे दो हैं, एक है ना, एक खड़ा डंडा है, मतलब इसकी कोई मात्रा नहीं। आ के अंदर दो डंडे हैं तो एक खड़ी मात्रा बन जाएगी। अब मेरे भाई आपको देना है, ये जो इस तरह की आकृति बना रही है ऐसे, ऐसे नीचे जाती हुई, ये देखिए आप, गोला कितना बन रहा है, एक गोला बन रहा है, एक ही गोला बन रहा है, तो ये जो रहेगी एक गोला वाली, ये ऐसे होकर आ रही है, ऐसे होकर आ रही ना, ऐसे आ रही ना, जैसे आप ऐसे ला रहे हो तो ये ऐसे जा रही है, ये वाले देखिए आप, ये आकृति देखिए, तो ये ऐसे जा रही है ना, मतलब ये छोटी को डोनेट कर रही है। ये ऐसे जा रही है, मतलब आपको क्या करना है, ये ऐसे कर देना है, और इसके बाद ये नीचे कर देना है। वो इधर जा रही थी ना, उसको उठा के ऐसे डाल देना, समझ गए। ये हो गई छोटी ई। अब आपको बड़ी ई कैसे याद रखनी है, अब बोलेंगे सर बड़ी ई में भी तो ऐसे हो रहा है। मेरे भाई बड़ी ई में कैसे याद रखना, बड़ी ई में आपको ऐसे जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हो, और उसके ऊपर देखिए आपको पहले क्या देना है, ये डंडा उठाना है, ये डंडा उठा लिया जनाब, ठीक, उठा लिया, नीचे वाला जो नीचे जा रहा है उसको उठा लिया। अब इसके बाद आपको दिमाग में देना है कि सर ये यूं जा रही थी ना, अब ये यूं जा रही है, और लेकिन इसके ऊपर एक डंडा इधर भी जा रहा है, तो एक और एक, तो आप एक बार यूं गए फिर एक बार यूं गए, तो क्या ये यूं घूम गई। जब ये यूं घूम गई है, जब दो डंडे आ गए तो इसको घुमा दीजिएगा, क्योंकि ये घूम गई है, ये घूम गई है, ठीक, तो उल्टा कर दिया। इसका नाम ऊ। अब मेरे भाई आपको दिमाग में क्या बैठाना है, ऊ को ऐसे समझिए आप, ये अ तो समझ गए, अ का भी आगे समझ में और ई का भी आ गया। अब ऊ को समझिए, छोटा ऊ को, ये ऊ है, इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक डंडा यूं, केवल इस ऊ में आपको यूं जाता हुआ दिखाई दे रहा, ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा, तो आपका छोटा ऊ की मात्रा ये हो गई जाती हुई। इसके बाद में आपको क्या दिमाग में बैठाना, बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, तो आपको इसमें दो अक्षर दिमाग में दिख रहा होगा, एक तो इधर जा रहा है, फिर एक यूं भी जा रहा है, क्या ये नहीं जा रहा है, ये दिखाई दे रहा, तो ये जो डंडा आगे एक और जा रहा है, तो और एक ये जा रहा है। जब दो डंडे जा रहे हो, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा हो, तो आपको कुछ भी नहीं, बड़ा ऊ में तो कुछ भी याद नहीं रखना। जब ये इधर जा रहा है ना, तो इसको ऐसे कर दीजिए, हो गया बड़ा ऊ। इसके बाद री में आपको एक मात्रा दिखाई दे रही होगी, री में आपको एक मात्रा दिखाई दे रही होगी, और वो है ये, तो ये जो री दिखाई दे रहा है, ये वाला री, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये इसकी आकृति बन जाएगी, ये इसकी मात्रा बन जाएगी। अब ए को समझिए, अब ए को समझ लीजिए मेरे भाई, ए क्या है, ए क्या आपका, ए को आपको क्या देखना है, ए में देखिए आप कितने डंडे हैं, एक दो, कितने डंडे हैं, दो। तो जब दो डंडे हो तो हमें क्या करना है, जब दो डंडे हो तो हमें क्या करना है, एक ही रखना है। तो मेरे भाई एक ही रखना है, एक रखना है, लेकिन आपको कहोगे सर नीचे रखना है ऊपर रखना है, बात यहाँ आएगी ना। तो मेरे भाई ये जो डंडा था सीधा था, क्या था, सीधा था, इसलिए हमने क्या किया, नीचे रखा, सीधा था नीचे रखा। क्या ये सीधा है, क्या ये सीधा है, क्या ये भी सीधा है, दोनों ही डंडे सीधे नहीं है। जब दोनों सीधे नहीं है तो ऊपर बैठा दीजिएगा, जब दोनों ही सीधे नहीं है तो उसको ऊपर बैठा दीजिएगा। आ गया समझ में। खैर इसके बाद देसी जुगाड़ समझा रहा हूँ मेरे भाई, समझते हुए चलिएगा। इसके बाद में आई का देखिएगा, इसके बाद में आई का देखिए, आई में कितने डंडे हैं, तीन डंडे हैं, कितने हैं, तीन हैं। मैं आपको बताऊं, पहला डंडा तो ऊपर ऐसा सही, तो उसको तो ऐसा ही लिख दीजिए डायरेक्ट, उसमें तो कोई चेंजेस मत कीजिए। इसके बाद में कितने डंडे और बचे, अब एक का काम हो गया तमाम, दो और बचे, दो में से हमें कितना लेना है, एक लेना है, दो में से हमेशा एक कम करते हुए लिखना है। ये क्या सीधे हैं, नहीं है, तिरछे हैं, तिरछे हैं, तो ऊपर खींच देना है। आ गया समझ में। इसके बाद में ओ और औ के तो कोई याद रखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ओ में ऑलरेडी एक बाहर है, तो इसको ऐसे ऐसे लिख देना है, और औ में दो मात्रा बाहर है, तो इन दो को उठा करके ऐसे सीधी लिख देनी है। यही तो बात यहाँ लिखी हुई थी। खैर ये देसी जुगाड़ आपको कैसा लगा, समझ में आया होगा, आई होप। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या समझेगा अब हम,
स्वरों का वर्गीकरण समझ जाते हैं जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय हो चल चुका है, तो इस स्वरों का वर्गीकरण भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें निपटाएंगे, तो आज आपको इतनी सारी बताएंगे कि आपको हर चीज़ समझ में आए। खैर, जाने स्वरों का वर्गीकरण या भेद, स्वरों का वर्गीकरण या भेद, कितने भेद होते हैं स्वर का, इनको समझेंगे हम। तो सबसे पहले तो आपको क्या बिठाना है, ये दिमाग बिठाना है। इन दोनों को मैं अलग से कलर करके बिठाता हूँ कि ये पॉइंट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये इनकी विशेषताएं क्या है इन पॉइंटों की, ये समझ लीजिएगा आप साथ में, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। मेरे भाई, क्या लिखा है कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मतलब स्वर के भेद की बात हो रही है, और वो भी किस आधार पर हो रही है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने भेद हैं, 3 हैं। उच्चारण या मात्रा के आधार पर कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मैं ह्रस्व स्वर बताऊं तो इसको एक मात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर भी इसको कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी इसको कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी इसको कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम जो बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं, और ये संस्कृत में प्रयोग होता है, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में प्रयोग होने वाली मात्रा है संस्कृत की, हिंदी में नहीं, हिंदी में नहीं होती है, हिंदी में नहीं होती है, हिंदी में ये प्रयोग नहीं होता है। प्लुत स्वर जो है हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, जबकि संस्कृत में प्रयुक्त होता है। और ह्रस्व स्वर जो है वो छोटा एक मात्रिक या लघु स्वर है, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर है। अब मुझे क्या था, ये तो मात्राओं के आधार पर या उच्चारण के आधार पर 3 थे, लेकिन हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, हमारी हिंदी वर्णमाला मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो है वो स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वर के कितने भेद माने गए हैं, तो 2 तरह के भेद माने गए। कितने प्रकार के, 2 तरह के स्वर माने गए हैं हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में स्वरों कितने भेद माने गए हैं, 2। कौन कौन से, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, लघु स्वर। लघु स्वर क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगे, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहोगे आप, लघु स्वर कहते हैं। लघु का मतलब क्या है, छोटा, लघु स्वर, ठीक कहते हैं। खैर, अब इनके जो है, जो लघु स्वर है, उनमें कौन कौन से लघु स्वर होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। बात वहीं आके अटकती है ना, कि लघु स्वर कौन से हैं सर और दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो मेरे भाई, आपको क्या बिठाना है, लघु स्वरों की संख्या कितनी है, संख्याओं में 4 आएंगे। संख्याओं में कितने आएंगे, 4 आएंगे। सर स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या 11 है। 11 में से मैंने 4 तो बाहर निकाल दिए हैं, कि 4 कौन से हो गए हैं, लघु स्वर हो गए हैं, ह्रस्व स्वर हो गए हैं, एक मात्रिक स्वर हो गए हैं, ठीक। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये चारों कौन कौन से हैं, इन चारों की हमें संख्या याद हो गई, लेकिन उनका ये भी तो पता होना चाहिए कि ये है वो ये। अब आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं इनको भी याद करने का देसी जुगाड़। कैसे, जरा आप उच्चारण कीजिएगा। कैसे उच्चारण करेगा, अ आ ई क्या होता है, उ, सॉरी, अ आ ई उ ऊ री, बड़ा दीर्घ री वाली बात हो रही। ए आई ओ औ। मेरे भाई, मैंने जितने उच्चारण किए उनमें से आपको 4 ऐसे शब्द दिखे होंगे, 4 उच्चारण ऐसे दिखे होंगे जिनमें मैंने बहुत कम मेहनत की। कैसे, अ कोई नहीं, ए कोई समय नहीं, उ कोई समय नहीं, री कोई समय नहीं। अर्थात ये जो 4 हैं ये कौन कौन से हैं, ये अ है, छोटा वाला जो आएगा अ आएगा, ये ई आएगा, इसके बाद में ये उ आएगा, और इसके बाद में ये री आएगा। मेरे भाई, ये जो है ना चारों शब्द, ये चारों ही शब्द जो हैं आपके, यही आपके कौन से हैं, ये आपके लघु स्वर हैं। और इनको मेरे ख्याल से अलग कलर में पैक कर देना चाहिए, अलग कलर में पैक करके आपके सामने प्रेजेंट कर देना चाहिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्लियरिटी के साथ कि भैया जी ये तो जो है ये चारों स्वर हैं, ये चारों स्वर आपको समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से स्वर है, 4। तो ये 4 स्वर है अ ई उ री। कितने, अ ई उ री। ये जो चारों स्वर हैं ये है लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर।
ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली जो बात चलती है, अगली बात इसके अंदर में मेनली ये बात याद रखनी है, डेफिनेशन और ये स्वर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दीर्घ। दीर्घ क्या, वे स्वर, वे स्वर जिनमें, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगता हो। क्या होता हो, अधिक समय लगता हो, अधिक समय लगता हो। ठीक, इसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ स्वरों की संख्या कितनी थी, 11। 11 में से कितनी चली गई, 4। जब 11 में से 4 गया तो कितना बचा, 7। क्या बात समझ में आई? अब आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल, अब आपको मैं यहाँ ट्विस्ट देने वाला हूँ, क्या है, ओवरऑल दीर्घ स्वरों जो है उनकी संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या 7 है। ठीक, और मात्र दीर्घ स्वर पूछा जाए, केवल दीर्घ स्वर, कौन से, केवल दीर्घ स्वर, तो उनकी संख्याएं 3 रहेगी। और बनावट की दृष्टि से देखा जाए, बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी संख्या 4 हो जाएगी। क्या यहां तक समझ में आई बात? ये 3 फैक्टर कवर होंगे। अब आपको मैं बता दूं कि ये बनावट के हिसाब से है, बनावट की दृष्टि से है, बनावट की दृष्टि से। ठीक, ये कौन सी है, ये मात्र स्वर है, मात्र दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और ये कौन से वाले हैं, ये है कुल दीर्घ स्वर, कुल दीर्घ स्वर। अब इन सबको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ये नोटिंग पॉइंट बहुत जरूरी है। एक बात मैंने आपको क्लियरिटी करवा दी है अलग से, गोला कहीं भी छूटा तो नहीं है? नहीं। अब मैं आपका क्या करूंगा, अच्छा छूट गया था ना मेरे भाई, खैर अब इसको मैं अलग अलग कलर कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसी को कलर से निपटाता हूँ। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे। अब इसके बाद जानते हैं हम अगला कलर कौन सा, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, पिंक ये ले लेता हूँ, भगवा। ठीक है, इसके बाद आगे देखता हूँ मैं, तो इसमें भी ये डाल देता हूँ। खैर अब देखिए आपके सामने ये जो 3 कलर आए हैं, ये जो कलर आए हैं, इसमें बनावट वाली बात हो रही है, इसमें बनावट वाली बात हो रही है। सबसे पहले बनावट, तो बनावट में 4 हैं। कौन कौन से अभी मैं बना के बता देता हूँ। बनावट में कौन कौन से 4 हैं, इनको जान लीजिए। बनावट में इन चारों का नाम लिखेंगे हम, तो बनावट में 4 कौन कौन सा आएगा, एक तो आ जाएगा, एक ऊ आ जाएगा, सॉरी ऊ से पहले मेरे को ई लिखना चाहिए, कैपिटल वाला, बड़ा वाला, ई आएगा। इसके बाद में आपका ऊ आएगा बड़ा, इसके बाद में आपका री आएगा, दीर्घ री आएगा। ठीक, क्योंकि मैंने अतिरिक्त यहाँ खींचा, देखिए आपके सामने। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सा, हमारे बड़े वाले। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर होगी, हाँ जी क्लियर है। आगे बात करते हैं ये दीर्घ मात्रा में। दीर्घ में जो केवल दीर्घ है, इन कुल दीर्घ के, केवल दीर्घ की बात करें तो इनकी बात मैं कर लूँ तो इनको मैं लिख देता हूँ यहाँ। इसमें आ आएगा, इसमें आ आएगा, इसमें ई आएगा बड़ा, और इसमें ऊ आएगा। बस ये 3 आएंगे इसमें, ये इसमें 3 आएगा, मतलब इसमें ये री नहीं काउंट होगा। बस इतना सा डिफरेंस है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं जी, कोई डिफरेंस नहीं। तो सर ये इसमें कौन से छूट गया, इसमें 7 कैसे आ रहे हैं? तो इन 7 को आप यहाँ समझिए, इन 7 को यहाँ समझिए। मैं यहाँ लाइन से लिखूंगा एक साथ 7 को। कैसे मेरे भाई, एक तो आ ऐसे कैसे आएगा, आ आएगा, बड़ा ए आएगा, इसके बाद में बड़ा ऊ आएगा, इसके बाद में आपको ए आएगा, इसके बाद में आई आएगा, इसके बाद में आई ओ आएगा, और औ आएगा, ओ औ। क्या इनकी संख्या 7 हो रही? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो सातों हैं, ये जो सातों हैं, इन सातों को मेरे भाई आप क्या कीजिए, अलग बिठा लीजिए, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। एक एक चीज़ तो अच्छा रहेगा यार दोस्त, क्योंकि बात रहती है ना कि आपको कन्फ्यूज़न किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न किसी भी बात का नहीं होना चाहिए। इन कन्फ्यूज़न ने ही, इस कन्फ्यूज़न से ही आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या कर लेना है, ऐसे में आपको क्या कर लेना है, खैर इसके बाद में आपको क्या कर लेना है, आपको अच्छे से अपने दिमाग में सारी चीज़ें बिठा लेनी है। क्या कर लेनी है, बिठा लेनी है। आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, अलग अलग कलर डाल के आपको सामने प्रदर्शित कर दिया गया है। ये जो 7 है, इन 7 की संख्या यहाँ लिखी हुई है, ये 7 है, ये 4 है, ये 4 है,
ये 4 ये जो है ये 7 जो है ये 7 कौन से हैं, ये वाले हैं। और ये कितने हैं, ये 3 हैं। ये 3 कौन से वाले हैं, तो ये 3 कौन से वाले हैं, ये 3 है। ये 3 कौन से वाले हैं, ये 3 है आपके ये वाले। ये कौन से हैं, आपको यहाँ एक एक चीज़ लाइन खींच खींच मैंने समझा दी है। इनमें आप दिमाग में ये बैठाइएगा कि ये जो है आपके कौन से हो गए, ये हो गए 4 बनावट के हिसाब से। हालांकि नहीं, इनकी बनावट की प्रकृति अभी मैं समझाऊंगा कैसे बन रहा है। जैसे देखिए बनावट की बात आए तो समझ लीजिए, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ बन रहा है। ऐसे ही आपको छोटा ई प्लस छोटा ई मिलकर के आ का निर्माण कर रहा है, ओ सॉरी ई का निर्माण कर रहा है, ई का निर्माण कर रहा है किसका। अब मैं आपको सिर्फ इन 200 समझा रहा हूँ, फिर ऊ का भी समझाऊंगा कैसे। ये एक अ ऐसा कैसे लिखा, देसी जुगाड़ समझिएगा बनावट का। ये अ ऐसा कैसे लिखा, और एक अ का जो डंडा है ना इसको लाके चिपका दिया। ऐसे ही ई ऐसा कैसे लिखा, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एक ही चीज पुनरावृत्ति, ये जो मैंने अभी आपको बताया ऐसे हो रही है, ये ऐसे डबल आ रही है, ऐसे अगर डबल आ रही है एक बार तो ऐसे हो रही है, फिर ऐसे जा रही है, तो जब ऐसे जा रहे तो उसको एक बार ऊपर चढ़ा दिया, जब डबल आ रहे तो उसको ऊपर चढ़ा दिया। तो वैसे ही ऊ का भी कैसे होगा, ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ बड़ा यू बनेगा। तो ये ऊ तो ऐसा ऐसे लिखा, और ये जो डबल आ रहा है तो इसको लटका दिया नीचे, हो गया बात। ऐसे ही री का भी बनता है मेरे भाई, बनावट में 4 बन रहा है ना, तो री का कैसे बनेगा, ये छोटा री प्लस ये छोटा री। अब आपके सामने 2 छोटे री आएंगे, तो ये एक छोटा री तो ऐसे लिखोगे, पहले वाला री तो लिखा, और ये वाला री का डंडा एक और यहाँ जोड़ दोगे। समझ गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होगी, और मुझे लगता है कि ये बनावट की नहीं, ये तो सारी चीज समझ गए होंगे। तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, कोई दोहराई तो नहीं यहाँ तक। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होता है, ये संस्कृत में प्रयोग होता है, संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में प्रयुक्त होता है, और ये हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता है। हिंदी में प्रयुक्त नहीं, हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता, हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता है। संस्कृत में प्रयोग होता है लेकिन हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। इसकी मात्राएं की संख्या क्या है, कोई निर्धारित नहीं, कोई निर्धारित नहीं, कोई निर्धारित, कोई निर्धारित, निर्धारित नहीं। मेरे भाई इनकी जो संख्या है कोई निर्धारित नहीं है। इसमें मैं ऐसा लगा देता हूँ थोड़ा, क्यों है जगह चाहिए मुझे। कोई निर्धारित नहीं है, कोई संख्या निर्धारित नहीं, संख्या फिक्स नहीं है, संख्या फिक्स नहीं है, मतलब कोई संख्या नहीं इसकी कुल मिला के। लेकिन इसकी आकृति जो हमसे पूछी जाएगी है, संख्या इसलिए चाहिए मुझे जगह, आकृति। इसकी आकृति क्या है, इसकी आकृति को समझिए। इसकी आकृति हमारे लिए आवश्यक है। इसकी आकृति कैसे होती है, ऐसे डंडा और ऐसे, मतलब ये जो आकृति बन रही है आपकी, ये कौन सी आकृति बन रही है, आपको चाहे ऐसा आकार दिखा रहा हो चाहे आड़ा आकार दिखा दे रहा हो, लेकिन आपको ये अलग ही बोलना है। इसकी आकृति होती है प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर कैसे होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, ओम, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हैं, तो ओम, जय श्री राम, तो राम राम, ओ इधर आओ सुन लो, कुछ भी बोलते हैं हम, तो ये क्या कर रहे हैं, राम राम, तो ये शब्द यूज कर रहे हैं, वो हो गया ओम ओम ओम। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं ये वाली मात्राएं, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये इसको कर रही है, मतलब प्लस स्वर लगा हुआ है। लेकिन ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, चाहे मैंने देवनागरी में लिखे हैं, लेकिन ये संस्कृत के हैं। ठीक, अब यहाँ तक तो हो गए। अब आते हैं हमारे संयुक्त स्वर। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि वो जो 4 स्वर मैंने अलग निकाले, कौन से, कुल स्वरों में कुल स्वर जो बताया मैंने आपको ये 7, इन 7 में मैंने आपको जो मात्र दीर्घ स्वर बताए तो उनमें 3 बताए, मतलब इसमें 4 बाहर किए ना, तो वो 4 कौन से हैं उनको समझ लीजिए। जो बाहर किए हैं हमने उसको समझिए। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन से हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में लघु लघु और दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। क्या होता है, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, से अधिक समय लगता है। जिसमें अधिक समय लगेगा वही क्या होगा, संयुक्त स्वर होगा। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। वो 4 कौन कौन सी है, उन चारों को समझ लीजिए, उन चारों को आप समझ लीजिए। चलिए मैं लिखता हूँ, एक एक करके लिखवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी है। ए है, इसके बाद में आई है, इसके बाद में ओ है, इसके बाद में औ है।
ये चारों हैं। और इनकी अगर बात की जाए संयुक्त स्वरों की, तो इनकी बनावट कैसे बनी, ये कैसे बने हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और यही आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मायना रखेगा। कैसे, ये कैसे बना, आई, ए कैसे बना, तो ए बनाने के लिए अ प्लस ई का प्रयोग किया गया। ठीक, अच्छा इसके बारे में एक बात तो लिख लीजिए आप, भिन्न भिन्न स्वरों का प्रयोग किया गया, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बने, मेल से बने, मतलब ऐसे स्वर, संयुक्त स्वर वे स्वर हैं जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बने हैं, उनके मिलने से बने हैं। जैसे अ और आई से मिलकर ए बनाने के लिए अ और ए का प्रयोग किया, आई को बनाने के लिए अ तो ऐसा ऐसे लिया प्लस ए लिख दिया ऐसे ऐसे ही। ठीक, इसके बाद में जो ओ है, अब मुझे ओ बनाना है, तो ओ बनाने के लिए ओ की मात्रा, अब आप देखिए मुंह की आकृति ओ गोल हो रही, तो ये बताओ कौन सा ऐसा स्वर है जिसको बोलने पर मेरा ओ आकृति बन रही है, तो ओ में भी बन रही है ना, ओ में बन रही है, तो यहाँ अ तो आना ही है, अ के साथ में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। इसके बाद में फिर से औ औ औ औ, तो ये अ तो आ गया और इसके बाद में औ औ औ औ, तो ये औ हो गया। मतलब इनकी आकृति है ना, इसी में इनके उच्चारण में छुपी हुई मेरे भाई, इनमें कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं होती है, ये सारी चीजें से। इसमें केवल आपको दो चीज याद रखना है, इन दो चीजों को अगर आपने दिमाग में बिठा लिया ना, इन दोनों को, अगर ये याद आपको और ये याद है, तो आप ये बना ले जाएंगे और ये भी बना ले जाएंगे, समझ गए। ए बनाने के लिए अ और ई का उच्चारण किया जाता है, आई को बनाने के लिए अ और ए का प्रयोग किया जाता है, ओ को बनाने के लिए अ और उ का प्रयोग किया जाता है, और औ को बनाने के लिए अ और ओ का प्रयोग किया जाता है। खैर यहाँ तक की बात होती है तई। अब चलते हैं हम स्वर वर्ण, स्वर मतलब स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण ऐसा नहीं बना। अब यहाँ पर इसका स्वर्ण वर्ण, जो स्वर्ण है उसकी बात की जाए, स्वर जो कौन सा स्वर, स्वर्ण, स्वर्ण स्वर कौन सा है, स्वर्ण स्वर कौन सा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये कौन से स्वर होते हैं आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये आपकी परीक्षा में आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब ये नई टर्मिनोलॉजी जो है ना हर किताबों में है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछी है। तो कोई भी एग्जामिनर हो वो अब इसको पूछने से आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये कौन से हैं, ये कौन से हैं, तो इनका आप जानिए। इसकी पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए, उच्चारण एक जैसा, उच्चारण एक समान, उच्चारण एक समान, एक समान। मेरे भाई ऐसा कौन सा स्वर है 11 स्वरों में जिनका उच्चारण एक जैसा हो, देखिएगा अ आ ई ई हो जा रही, लेकिन अ और आ एक जैसे हो जा रहे हैं ना, अ और आ एक जैसे हो जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं आपके स्वर हो जा रहे हैं। तो ये हो रहा है अ और आ, इन दोनों के बोलने में, इन दोनों को बोलने में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा ज्यादा, बस थोड़ा सा क्या हो रहा है, आपको जो हवा है उसका ज्यादा जोर देख के आपको निकालना पड़ रही है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम अगला कौन सा है, सवर्ण स्वर। सवर्ण स्वर की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा आएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि सवर्ण ये शब्द पहली बार आपके सामने आया है, तो इनमें क्या होगा, एक जैसे तो नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात ये क्या, एक जैसे तो ये होंगे नहीं। जब एक जैसे नहीं होंगे तो इसमें कौन कौन सा आएंगे, यहाँ पर आपको 11 जो है ना उनमें से दिमाग बैठाना। देखिए इनको बोलने में आपको एक जैसा लगेगा, एक जैसा लगेगा, ई है बड़ा ई, इनको बोलने में एक जैसा लग रहा है आपको, लेकिन इनकी जो आपको जब उच्चारण कर रहे हो तो बिल्कुल अ और आ जैसा तो आकृति नहीं बन रही ना, बोलने में ऐसा तो नहीं आ रहा है। अ और आ आपको कोई डिफरेंस नहीं जाएगा ज्यादा, लेकिन ई और ई मतलब जोर तो लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा आउट हो जा रहा, तो ये अलग डिफरेंस कर रहा है, इसलिए इनको क्या बोल रहा है, सवर्ण, मतलब एक जैसे वर्ण है लेकिन उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं ऊ। अब ऊ में भी आप देखेंगे तो ऊ और ऊ, तो आप ऊ में कम समय दे रहे हो, ऊ बड़ा दे रहे हो ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो रहा है, सवर्ण से बन रहे हैं, लेकिन वो भी कैसे अलग मतलब जो उच्चारण में है थोड़ा सा अलग प्रारूप देते हुए। तो ऊ और ऊ हो गया। इसके बाद में आप देखेंगे तो ए और आई जो है वो भी इसके अंदर आना चाहिए, लेकिन आप जब देखेंगे ए और आई को, तो जब आप देखिए जरा जनाब, ये ए लिखा और आई लिखा, क्या इन दोनों के उच्चारण एक जैसे मिल रहे, पूरी तरह से नहीं मिल रहे, इसलिए ये इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक, अब आपको लगा सर आपका इसका उच्चारण की बात करो, उच्चारण एक जैसे मैच हो रहा है लेकिन जोर ज्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए डिफरेंस हो जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा आएगा फिर, अब आप देखिएगा, आपको एक और बताऊं मैं, ये मैंने आपको बताया री, आप जरा दीर्घ री को बोल के बताइए, एक जैसा नहीं जाएगा, तो री हो रहा ना, उच्चारण सेम जा रहा है लगभग, तो ये क्या हो जा रहा है, एक ही वर्ण से बन के जा रहा है। लेकिन ए
जो है वो सवर्ण से नहीं बने हैं। ए और आई जो है वो सवर्ण से नहीं बने हैं। ए और आई सवर्ण से नहीं बना है। ए को बनाने के लिए मुझे अ चाहिए और ए की जरूरत पड़ी, अलग हो गया। ये ए आई जो है, आई को बनाने के लिए अ पड़ा और इसके बाद ए की आवश्यकता पड़ी, तब जाकर के बन रहा है। तो इन दोनों की बनावट सेम नहीं है, सवर्ण नहीं है, एक ही वर्ण से नहीं बनी, लेकिन ये सब एक ही वर्ण से बने हैं ना, ये सब एक ही वर्ण से बने हैं, ये सब एक ही वर्ण से बने हैं, इसलिए इनको इस श्रेणी में रखा गया, इसको नहीं रखा गया, इनको नहीं रखा गया। ठीक, ये दिमाग में बिठाइएगा। खैर इसको इरेज कर देता हूं तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। अब कौन से, एक बात यहाँ लिख के आ गई, सवर्ण स्वर नहीं है। सवर्ण स्वर कौन से नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि एक जैसे नहीं है, मतलब एक जैसे स्वर का इसकी सहायता नहीं ली गई बनावट में। तो कौन सी है? जैसे कि देखिए आप, ए है, आई है, ओ है, ओ है और औ है। क्या है? औ है। तो ये जो सारे आपके सामने लिखे हुए चारों, ये कैसे है? सवर्ण स्वर नहीं है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक की बात सारी क्लियर है? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? इसके बाद जानते हैं, इसके बाद जानते हैं, लेकिन समय भी होने चला है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा और देख लेते हैं। थोड़ी सी और बात क्या है? ओष्ठ या होंठ के स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ उच्चारण करें ना, ओष्ठ। चलिए इसको हम क्या करेंगे, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे ओष्ठ की, यहीं से ओष्ठ की यहाँ से करेंगे। अभी इस क्लास को क्योंकि रोकेंगे नहीं पूरी तरह से, क्या करेंगे क्योंकि सडन हो 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, तो थोड़ा और बच्चा है उसको अगली क्लास में जान लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप कंटिन्यू बने रहिए और तैयारी अपनी दुष्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।